अच्छा, इसके लिए यू विल नीड अ पेन एंड पेपर टू राइट देम डाउन. मेजरली 4 टाइप्स ऑफ रेशो एनालिसिस हमारे पास होते हैं. द फर्स्ट वन इज़ लिक्विडिटी रेशोज़, जिसको हम शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशोज़ भी बोलते हैं. ये बेसिकली ये जितने भी में रेशोज़ आते हैं वो मेजर करते हैं कंपनी की एबिलिटी टू पे ऑफ इट्स शॉर्ट टर्म ड्यूज़, जो कि शॉर्ट टर्म हमारे पास कर्जे होते हैं कंपनी के ऊपर, लाइबिलिटीज़, अकाउंट्स पेएबल वगैरह, वो हम दे सकते हैं या नहीं. दूसरे आ जाते हैं सॉल्वेंसी रेशोज़, उनको फाइनेंशियल ऑल्सो नोन एज फाइनेंशियल लेवरेज रेशोज़ कहा जाता है. इसमें जो है ये देखा जाता है कंपनी जो है लॉन्ग टर्म में क्या वो सॉल्वेंट रह चुकेगी या इंसॉल्वेंट हो जाएगी, कि क्या उसके पास इतने पैसे हैं, इतने अखराजात हैं कि वो जो है अपने कर्जा जात जो है दे सके. इसी तरह थर्ड जो कंपोनेंट है, थर्ड कैटेगरी जो है हमारे पास, वो है टर्नओवर रेशो की. टर्नओवर रेशो बेसिकली रिप्रेजेंट्स द अमाउंट ऑफ एसेट्स और लाइबिलिटीज दैट अ कंपनी रिप्लेसेस इन रिलेशन टू इट्स सेल्स. इसमें यह देखा जाता है कि जी कितने टाइम में आप टर्नओवर कर रहे हैं और कितने टाइम में जो है आप एसेट्स या लाइबिलिटीज़ जो है आपकी वो रिप्लेस हो रही हैं सेल्स के बाद. मतलब अगर सेल्स हो रही हैं तो एसेट आएगा, कैश आएगा. अगर सेल्स आप उधार पे करें तो लाइबिलिटीज़ आती हैं, वो चेक किया जाता है. देन द फोर्थ वन इज़ प्रॉफिटेबिलिटी रेशो. प्रॉफिटेबिलिटी रेशो में बेसिकली शोज कंपनीज एबिलिटी टू जनरेट प्रॉफिट फ्रॉम इट्स ऑपरेशंस. इसमें हम रेशोज़ के थ्रू ये देखेंगे कि जी जो ऑपरेशंस कंपनी की हो रही हैं क्या वो प्रॉफिटेबल हैं, और हैं तो कितनी प्रॉफिटेबल हैं. ठीक हो गया. सो जी लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द लिक्विडिटी रेशो. सबसे पहले जो है लिक्विडिटी रेशोज़ में द फर्स्ट रेशो इज़ करंट रेशो. करंट रेशो बेसिकली आपके पास उसका फॉर्मूला है करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज़, ये रहा. अच्छा, आइडल रेशो हर एक जो है मार्केट का अलग होता है, हर इंडस्ट्री का अलग होता है, पर यहाँ पे आइडल करंट रेशो बोलते हैं जी 2 इज़ गुड. मतलब अगर किसी का करंट रेशो इज़ 2 तो उसको समझाएगा कि ये जी कंपनी हेल्दी है. ठीक है. इसकी जी इलस्ट्रेशन है हमारे पास एक. A company wants to take a loan from the bank. The balance sheet reports CL current liabilities of 100,000 लाख रुपए and current accounts of 25,000. तो इसमें जी क्या होगा, फार्मूला हमने डाला 25,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख रुपीज़, तो आ गया 25%, विच इज़ 0.25. वहाँ पे क्या है, कम से कम 2 होना चाहिए, मतलब उसका 8वां हिस्सा, विच इज़ नॉट सो गुड. इसका मतलब यह है कि जी कंपनी के पास जो एसेट्स हैं वो अपने कर्जे का सिर्फ 25% अगर देना चाहे तो सिर्फ 25% दे सकती है. तो कोई भी बैंक जो है आई डोंट थिंक सो उसको कोई लोन देगी, क्योंकि उसको बोलेंगे जी आपके पास पहले ही जो कर्जा है वो लाख रुपया है और आपके पास टोटल जो वसीयत है इस वक्त एसेट्स की वो है 25,000, तो अब वो कर्जा ही नहीं दे पाओगे तो हम नया कर्जा आपको कैसे दें. इसी तरह ये रेशोज़ काम आते हैं. ठीक है जी. देन वी हैव नंबर 2 इज़ क्विक रेशो, या जिसको एसिड टेस्ट रेशो भी बोला जाता है. इसका जी फार्मूला इस तरह है कि क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज़. अब वहाँ पे क्या हो रहा था, करंट रेशो में करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज़ हो रहा था. यहाँ पे क्विक एसेट्स आर एसेट्स दैट कैन बी कन्वर्टेड टू कैश इन 90 डेज. अब जी पता कैसे चले, तो इसका फार्मूला है कि जी क्विक एसेट्स आपने ढूंढने तो करंट एसेट्स पहले आप सब साथ करोगे, उसमें से माइनस करोगे स्टॉक्स और माइनस करोगे प्रीपेड एसेट्स. इसका आइडियल रेशो है 1. illustration कह रही है कि जी ए कंपनीज बैलेंस शीट रिपोर्ट्स करंट लाइबिलिटीज़ ऑफ 1.1 मिलियन 11 लाख रुपए एंड क्विक एसेट्स ऑफ 1.375 मिलियन 13 लाख 75,000. तो वही हमने जब फार्मूला लगाया तो इट इज़ 1.25. अब आइडियल रेशियो कितना है, 1 से ज़्यादा ऊपर है तो मीन्स इट इज़ हेल्दी, तो द कंपनी इज़ डूइंग गुड. फिर आ जाते हैं जी हम वर्किंग कैपिटल पे. बेसिकली वर्किंग कैपिटल जो है कंपनी की एफिशिएंसी देखता है कि उसकी फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है शॉर्ट टर्म, और अपना क्या उसके पास इतने पैसे हैं कि वो डे टू डे अपनी ऑपरेशंस रन कर सके. तो वर्किंग कैपिटल का जी जो फार्मूला है इट इज़ वर्किंग करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़. जैसे अब यहाँ पे हमने किया ये था, तो करंट एसेट्स कितने हैं 25,000, करंट लाइबिलिटीज़ कितनी है लाख रुपए, तो वर्किंग कैपिटल ये इतना क्या होगा माइनस में चला जाएगा, बिकॉज हम माइनस करें ना यहाँ पे. ठीक है. अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम करते हैं 25,000 माइनस 100,000, ठीक है, 75,000 माइनस नेगेटिव अमाउंट है, तो वी आर गोना शो इट इन ब्रैकेट्स. तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं, इसको बल्कि रेडी कर देते हैं. ठीक है, कि मतलब एक अंदाज़ा हो जाएगा ठीक है जी ये जो है नेगेटिव अमाउंट है. तो वर्किंग कैपिटल जी बिल्कुल इनके पास कंपनी के पास नहीं है. अच्छा जी, सेकंड कैटेगरी में आ जाते हैं सॉल्वेंसी रेशोज़, जो को बताती हैं जी कंपनी फ्लोट कर पाएगी या नहीं. सबसे पहले उसमें आता है डेट रेशो. हम डेट भी बोलते हैं बट डेट रेशो बेसिकली ये भी
प्रोनाउंसिएशन। डेट रेशो करता क्या है? मेजर्स फर्म्स टोटल लाइबिलिटीज एज अ परसेंटेज ऑफ इट्स टोटल एसेट्स, मतलब कि आपके टोटल लाइबिलिटीज जितनी भी हैं वो आपके कितना ऐसा बन रही हैं टोटल एसेट्स की, जो आपके पास असासे हैं, ठीक है। डीडी शॉप वांट्स टू एक्सटेंड इट्स स्टोरेज एंड अप्लाइज विद द बैंक फॉर अ लोन। अब डीडी शॉप पे जी उनके पास स्टोरेज कम पड़ गया, उन्होंने बोला कि हम स्टोरेज बढ़ा क्यों ना दें, तो इसलिए पैसे नहीं है तो उन्होंने बैंक के साथ लोन के लिए अप्लाई कर लिया। जब बैंक वालों ने देखा इनकी बैलेंस शीट, द बीएस बैलेंस शीट रिवील्स दैट टोटल एसेट्स आर 100,000 एंड टोटल डेब्ट रुपीज 25%, ठीक है। फार्मूला डाल दिया जी, 25,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख रुपीज़, तो 25% आ गया इनका डेट रेशो। मतलब इसका ये हुआ कि इसके पास डीडी शॉप के पास 4 गुना असासे हैं उसके लाइबिलिटीज़ के मुकाबले, ठीक है। मतलब वो 4 टाइम जो है ना, 4 टाइम्स अपनी लाइबिलिटीज पे ऑफ कर सकता है। सो इट इज़ इन गुड हेल्थ, सो द बैंक विल प्रोबेबली अप्रूव द लोन। दूसरा जी, डेट टू इक्विटी रेशो। अब इसमें क्या होता है, देखा जाता है कि उसमें हम एसेट्स देख रहे थे, इसमें हम देखते हैं टोटल इक्विटी, कि टोटल कर्जा कितना है, टोटल इक्विटी कितनी है, ठीक है। इसमें ये आपको पता चल जाएगा कि आपकी जो फाइनेंसिंग है वो इन्वेस्टर्स से आ रही है या क्रेडिटर्स से आ रही है। फार्मूला जी इसका है टोटल डेट डिवाइडेड बाय टोटल इक्विटी, स्टैंडर्ड रेशियो इज 0.33। अब जी कह रहे हैं कि ए वांट्स टू इन्वेस्ट इन टी कंपनी, it is revealed that T company has a total owners equity of rupees 1.2 million ना, 12 लाख रुपए, ठीक है। और जो टोटल डेट है उनका वो है 11,25,000। मतलब जो उनके पास टोटल इक्विटी है ओनर्स की कर्जाजात मिला के, दैट इज 12 लाख। तो जब हम डिवाइड करेंगे हमारे पास कितना आ रहा है, 0.937, और स्टैंडर्ड रेशियो कितना होना चाहिए, 0.33, ऐसे कम। तो 0.937 के भाई ये तो एक बहुत ही ऑफ इसमें हो रहा है कि नहीं भाई, दिस इज़ हाई लेवरेज एंड वल्नरेबल टू लॉसेस, क्योंकि इसमें लॉस होगा क्या कि अगर जितना भी ये पैसा कमाएगा ये तो अपना कर्जा जात उतारने में और उसके इंटरेस्ट उतारने में चला जाएगा। तो एक बंदा जो नया इंटरेस्ट में अपना इन्वेस्ट कर रहा है उसको तो फिर फ़ायदा नहीं है, ठीक है जी। डेट टू इक्विटी रेशियो में जैसे कि आप टोटल डेट कंपनी के टोटल इक्विटी से कंपेयर कर रहे होते हैं, इक्विटी रेशियो में हम मेजर क्या करते हैं, द अमाउंट ऑफ एसेट्स जो है, कितने अमाउंट ऑफ एसेट्स जो है वो फाइनेंस करें ओनर्स और इन्वेस्टर्स कंपेयर टू टोटल इक्विटी के। मतलब जब अगर सोचें आपका दिवालिया हो जाता है, बैंकरप्ट हो जाती है कंपनी, तो लाइबिलिटीज़ पूरी पे ऑफ करके ओनर्स को, इन्वेस्टर्स को कितने पैसे वापस मिलेंगे, ठीक है। बेंचमार्क रेशो इज़ 0.6 मीन्स 60%, एनीथिंग अबव 60% इज़ अ गुड रेशो। इसी तरह हमारे पास इलस्ट्रेशन है यहाँ पे, 3 C's इज़ लुकिंग फॉर एडिशनल फाइनेंसिंग टू हेल्प इनिशियल सेटअप, टोटल एसेट्स आर 300,000 एंड टोटल लाइबिलिटीज़ रुपीज़ 100,000। अब देखें यहाँ पे एक चीज़ है, तो यहाँ पे हमने इक्विटी नहीं दी हुई, तो हम अकाउंटिंग इक्वेशन जो है पुरानी याद करेंगे, जो विच इज़ एसेट्स इज़ इक्वल टू जी लाइबिलिटीज़ प्लस ओनरशिप, ठीक है। 3 लाख रुपए एसेट है तो दोनों बराबर होंगे, तो हम क्या करेंगे, एसेट्स में से माइनस करेंगे लाइबिलिटीज़, तो हमारे पास आ जाएगी इक्विटी, ठीक है। इक्विटी डिवाइडेड बाय, फिर हम इक्विटी रेशियो निकालने के लिए टोटल इक्विटी डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स करेंगे, तो 0.6 विच इज़ 66% हमारे पास यहाँ पे आ जाता है। आगे चलते हैं जी। फिर यू हैव लॉन्ग टर्म डेट टू इक्विटी रेशो। इसमें क्या होता है कि इसमें आप ये देख रहे होते हैं कि आपके जो कैपिटल रिक्वायरमेंट्स हैं, आपने जो डेट लिया हुआ है कैपिटल बिल्डअप करने के लिए, उसके पास क्या, कंपनी के पास इतनी कैपेबिलिटी है कि वो उसको फाइनेंस कर सके अपना कैपिटल एक्सपेंसेस मीटअप करने के लिए। इसमें हमारे पास लॉन्ग टर्म लोन डिवाइडेड बाय टोटल इक्विटी, लोअर रेशियोज़ होंगे तो ज़्यादा फेवरेबल है। लोअर रेशियोज़ का मतलब ये होगा कि जी आप ज़्यादा देर तक जो है अपने कैपिटल को चला पाएंगे और आप प्रॉपर डिविडेंड्स भी दे पाएंगे अपने प्रॉफिट्स में से और इंटरेस्ट भी दे पाएंगे। अगर आपका लॉन्ग टर्म डेट टू इक्विटी रेशो कम है तो इसका मतलब ये है कि ना तो आप डिविडेंड्स दे पाएंगे जी प्रॉपरली, और ना ही आप जो है ऑन टाइम इंटरेस्ट दे पाएंगे और वो ड्यू होता जाएगा। XYZ इसी तरह रजिस्ट्रेशन है हमारे पास, XYZ कंपनी हैज़ अप्लाइड फॉर अ लोन, यू नीड टू कैलकुलेट इक्विटी रेशो। डेट जो है उनका 7,250 रुपये और इक्विटी जो है वो है 8,500। तो हम जब फार्मूला डालेंगे इसका मतलब हो गया 0.859 विच मीन्स 85%। ठीक है, मतलब हर 1 रुपये जो इन्वेस्ट किया गया उसमें
इक्विटी रेशो जो है, इक्विटी अपना डेट जो है वो है 85 पैसे। मतलब हर 1 रुपया जो दिया हुआ है, हर 1 रुपया जो इन्वेस्ट किया गया है इन्वेस्टर्स की तरफ से, क्रेडिटर्स ने उसमें 85 पैसे डाले हुए हैं। फिर आ जाते हैं सॉल्वेंसी रेशो पे। सो फिर है जी टाइम्स इंटरेस्ट अर्न रेशो। टाइम्स इंटरेस्ट अर्न रेशो शो क्या कर रहा होता है, ये शो कर रहा होता है कि हाउ मेनी टाइम्स द एनुअल इंटरेस्ट एक्सपेंस आर कवर्ड बाय द नेट ऑपरेटिंग इनकम। नेट ऑपरेटिंग इनकम होती क्या? नेट ऑपरेटिंग इनकम होती है इनकम बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस ऑफ अ कंपनी। ठीक है, इट इज़ लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशो दैट मेजर्स द एबिलिटी ऑफ द कंपनी टू पे इट्स इंटरेस्ट चार्जेस एज दे बिकम ड्यू। मतलब जितने जितने आपके इंटरेस्ट चार्जेस आपके लगेंगे, आप ड्यू होते जाएंगे, वो आपको पे करने की सलाहियत है या नहीं है। ये कंप्यूट कैसे किया जाता है, इसका फार्मूला क्या है? इसका फार्मूला है इंटरेस्ट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट एक्सपेंस। स्टैंडर्ड रेशो ये है कि 2, कि जी आपने मतलब इस साल का करंट जो अकाउंटिंग साइकिल है आप उसका भी दे दें, और अगले अकाउंटिंग साइकिल के इंटरेस्ट देने के लिए भी आपके पैसे हों जब वो ड्यू हो जाए। ठीक है, इसी तरह हमारे पास इलस्ट्रेशन है। इलस्ट्रेशन है हमारे पास, जी कंपनी हैज़ इंटरेस्ट एक्सपेंस एंड अर्निंग्स बिफोर इनकम एंड टैक्स फॉर द ईयर एंड 2020 ऑफ 2 लाख रुपीज़। और जी उनकी जो अर्निंग्स हैं वो हैं 3 मिलियन। ठीक है, इंटरेस्ट एक्सपेंस है 2 लाख रुपए। तो जब हम फार्मूला डालेंगे तो हमारे पास आ जाए 15 टाइम्स। मतलब द कंपनी हैज़ अ हाई वैल्यू, ठीक है जी, ऑफ interest earned ratio, which means company has greater ability to repay its interest and debt as well as enough कि वो अपना जो है डिस्ट्रीब्यूट कर सके बाकी पैसे अपने शेयर होल्डर्स में और ओनर्स में एज अ प्रॉफिट ऑन शेयर होल्डर डिविडेंड। मूविंग फर्दर जी, यहाँ पे फिर हमारा स्टार्ट सॉल्वेंसी रेशो ख़त्म होता है, फिर हमारा आ जाता है टर्नओवर रेशो। यहाँ पे टर्नओवर रेशो में सबसे पहले आ जाता है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। इसमें ये दिखाया जाता है कि कंपनी में कितनी सलाहियत है, हाउ मच अ कंपनी इज़ केपेबल टू लाइक सेल एंड रिप्लेस इट्स इन्वेंट्री ओवर अ टाइम पीरियड। अमूमन अकाउंटिंग टाइम पीरियड 1 साल का ही हम लेते हैं, वरना डिफरेंट मंथ्स में इसमें लिए जाते हैं। तो अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री होगा। अब एवरेज इन्वेंट्री निकलती कैसे है? हमारे पास 2 इन्वेंट्रीज दी होती हैं, बिगनिंग प्लस एंडिंग इन्वेंट्री। हम उसको डिवाइड करेंगे 2 से, तो उसका एवरेज निकल के आ जाएगा। अमूमन पेपर्स में एवरेज इन्वेंट्री दी नहीं होती, आपको खुद कैलकुलेट करनी पड़ती है। जी, अमूमन दी नहीं जाती, उसमें आपको खुद जो है कैलकुलेट करनी पड़ती है। अब जैसे कि यहाँ पे इलस्ट्रेशन है कि महमूद एंड कंपनी रिपोर्टेड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ऑफ ₹1000, ओपनिंग इन्वेंट्री वैल्यूड एट ₹3000 एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री ₹4000। तो हमने जब फार्मूला यहाँ पे पुट इन किया तो ये आपकी आ गई कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और यहाँ पे बिगनिंग और प्लस एंडिंग को हम प्लस करके एवरेज निकालेंगे विच इज़ 3500। तो ये आपका आ गया 0.285 इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। मतलब एवरेज राउंड ऑफ करेंगे तो इट विल बी 0.29। इसका मतलब है कि कंपनी ने इस 1 साल में सिर्फ 30% या 29% अपनी इन्वेंट्री सेल आउट की है, और इस कंप्लीट सेल आउट करने के लिए मतलब अगर आप 1 को डिवाइड करेंगे बाय 0.29 तो आपके पास 3 इयर्स आ जाएगा। मतलब 3 साल लगेंगे कम से कम आपको इन्वेंट्री सेल आउट करने के लिए। अब इसका तो मतलब यही इसमें इम्प्लाई हम कर सकते हैं कि जी कंपनी की पॉलिसी अच्छी नहीं है, और उनका जो है कंपनी डज़ नॉट हैव अ वेरी गुड इन्वेंट्री कंट्रोल, और सेल्स लेवल इनकी अच्छी नहीं है कि वो अपनी इन्वेंट्री प्रॉपरली रोटेट नहीं कर पा रहे, सेल नहीं कर पा रहे। मूविंग फर्दर जी, डेटर और रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। ये होता है अकाउंट्स रिसीवेबल टर्नओवर इज़ द नंबर ऑफ टाइम्स पर ईयर दैट अ बिजनेस कलेक्ट्स द एवरेज अकाउंट्स रिसीवेबल। मतलब अब कितने टाइम पीरियड, 1 साल के अंदर, एक टाइम पीरियड के अंदर आप कितनी बार जो है आप अपना अकाउंट रिसीवेबल कलेक्ट करते हैं, उसका एवरेज निकलता है। इसका फार्मूला क्या है, कंप्यूट कैसे करेंगे हम? क्रेडिट सेल्स जो आपने उधार पे सेल्स की हुई हैं डिवाइडेड बाय एवरेज रिसीवेबल। एवरेज रिसीवेबल कैसे होगा? वही स्टार्ट ऑफ द ईयर आप निकालेंगे अपना डेटर्स या रिसीवेबल्स, एंड एंड ऑफ द ईयर डेटर्स या रिसीवेबल, और उसको आप डिवाइड करेंगे 2 से, तो आपके पास एवरेज आ जाएगा। तो इसी तरह
इसी तरह जी वी हैव एन इलस्ट्रेशन, AM कंपनी हैज़ रिपोर्टेड क्रेडिट सेल्स ऑफ रुपीज़ 800 मिलियन और अकाउंट रिसीवेबल 64 है, स्टार्टिंग का एंडिंग में 72 है। तो आपके पास जब हम कैलकुलेट करेंगे तो डेब्टर टर्नओवर रेशो आ जाएगा 11.76। मतलब आपने एक साल में जो है बिजनेस ने जो है 11 बार या 12 बार जो है अपना अकाउंट्स रिसीवेबल कलेक्ट किया है, मतलब अमूमन समझे महीने में एक बार। ओके जी, फिर हमारे पास आ जाता है डेब्टर कलेक्शन, हाँ डेब्टर कलेक्शन पीरियड रेशो आ जाता है। ये क्या होता है, इट इज़ द एवरेज नंबर ऑफ डेज इट टेक्स फॉर द बिजनेस टू रिसीव द मनी इट इज़ ओड फ्रॉम इट्स कस्टमर्स। कि आपने जो क्रेडिट सेल्स की हुई हैं, पहले तो आप ये देख रहे थे ना यहाँ पे कि जी आप जो है नंबर ऑफ़ टाइम्स आप कलेक्ट कितनी बार कर रहे हो, ठीक है, अकाउंट रिसीवेबल आप कितनी बार कर रहे हो। यहाँ पे ये देख रहे हैं कि हम एग्जैक्ट डेज कितनी बार, मतलब साल में 12 बार कर रहे हो। यहाँ पे हम आ जाते हैं डेज़ पे कि एवरेज नंबर ऑफ डेज इट टेक्स फॉर द बिजनेस टू रिसीव द मनी इट इज़ ओड फ्रॉम दिस कस्टमर्स। तो साल का जी 365 डेज़ हम फार्मूला डाल दिया, मल्टीप्लाई बाय एवरेज डेब्टर्स डिवाइडेड बाय क्रेडिट सेल्स। अब इस एनालिसिस अगर करेंगे तो इसका ज़रूरी है क्यों ये फार्मूला, देखें हाई टर्नओवर रेशो इसका ये इंडिकेट करेगा कि आपके पास एक तो जितना जल्दी पैसा आएगा आप उतना जल्दी पैसा अपना इन्वेस्ट कर पाओगे बिजनेस में, और कैश फ्लो आपका ज़्यादा होगा और रिड्यूस आपके हो जाएगी, रिस्क जो है रिड्यूस हो जाएगी, जिसमें आप कस्टमर्स को पैसे दे रहे होते हैं इफ़ दे आर ओइंग यू एनीथिंग, ठीक है। तो हाई डेब्टर कलेक्शन पीरियड रेशो इज़ अ वेरी गुड साइन फॉर द बिजनेस। अब कैलकुलेट कैसे करेंगे, डे 65 डिवाइडेड मल्टीप्लाई बाय एवरेज डेब्टर्स, ये आपने पहले करना है, उसके बाद डिवाइडेड बाय क्रेडिट सेल्स। हमारे पास फार्मूला है जी ABC कंपनी, और फार्मूला के बाद एक इलस्ट्रेशन है। ABC कंपनी वांट्स टू डिटरमाइन द कंपनीज अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर फॉर द पास्ट ईयर। इन द बिगनिंग पीरियड रिसीवेबल जी 3,16,000 थे, एंडिंग वाज 3,84,000 रुपये। नेट क्रेडिट सेल्स फॉर द लास्ट 12 मंथ्स वर 3.5 मिलियन। तो अब जब एवरेज फार्मूला निकालने के बाद आपके पास आ गया 36.5 डेज़, ये डेज़ में है, ठीक है। ये आप मतलब इसका ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जी कंपनी ABC जो ये कंपनी थी, ठीक है, उन्होंने जो है 10 बार इसको अगर हम 365 को 365 36.5 इज इक्वल टू 10, ठीक है जी, मतलब 10 बार जो है इन्होंने जो है कलेक्ट किया है 10 टाइम्स ड्यूरिंग द पास्ट ईयर, उन्हें कलेक्ट कर चुके हैं ये पूरा अपना क्रेडिट जो इन्होंने दिया हुआ था, ठीक है। एवरेज अकाउंट रिसीवेबल वाज कलेक्टेड इन 36.5 डेज़, मतलब हर 36 दिन बाद इन्होंने एवरेज पर अपना ये कलेक्ट करते हुए हैं जी। आगे चलते हैं टर्नओवर रेशोज़ के बाद, फिर आते हैं, अच्छा एक दो कुछ टर्नओवर रेशोज़ हैं, कैपिटल टर्नओवर रेशो है, या फिर हमारा जी वो है, वो मैंने स्किप कर दिया है क्योंकि उसमें सच कैलकुलेशंस है नहीं, वो अमूमन पेपर में नहीं आता। देन वी हैव प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज़ में हम देखते हैं क्या है कि जी आप जो इनकम स्टेटमेंट में ही आप अपनी फिगर्स निकालते हैं और देखते हैं कि जी आप कंपनी की कितनी एबिलिटी है कि वो अपनी ऑपरेशंस में से कितना प्रॉफिट जनरेट कर पाती है। सबसे पहले वी हैव ग्रॉस मार्जिन स्लैश प्रॉफिट रेशो। ग्रॉस मार्जिन रेशो जो है वो प्रॉफिटेबिलिटी रेशो है जो कि कंपेयर करता है आपका ग्रॉस प्रॉफिट टू द नेट सेल्स ऑफ द बिजनेस। और उसमें उसके बाद ग्रॉस, फिर जो है आपका ग्रॉस मार्जिन जो आता है, ऑब्वियसली ग्रॉस प्रॉफिट जो आता है वो आप आगे देख रहे होते हैं कि जी अच्छा ठीक है, ये मतलब हमारे ऑपरेटिंग कॉस्ट और आगे जो है कंपनी को चला रहा है। फार्मूला इसका क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल्स। नेट सेल्स निकालने, ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का तरीका क्या है, नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। वी हैव अपना अच्छा एनालिसिस का क्या है, अगर हायर आपका ग्रॉस प्रॉफिट होगा तो इसका मतलब ये है कि जी कंपनी इतनी इन्वेंट्री हाई प्रॉफिट मार्जिन पे बेच रही है। और इसके दो तरीके होते हैं, या तो आप इन्वेंट्री बहुत चीप पे सस्ती खरीदें और महंगा बेचें, और या फिर ये है कि जी अपने अगर मैन्युफैक्चरिंग है तो फिर जो है आपको रॉ मटेरियल जो है उसका कम में मिल रहा हो।
दूसरा जी अपना ग्रॉस मार्जिन रेशियो जो है वो इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री डिफर करता है, पर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए एक 40% का बेंचमार्क है। इलस्ट्रेशन पे आ जाते हैं। इलस्ट्रेशन क्या है कि कंपनी एक्स लिमिटेड हैज़ रिपोर्टेड टोटल सेल्स ऑफ 1 मिलियन 10 लाख रुपए बाय सेलिंग गुड्स कॉस्टिंग 6 लाख रुपए के। कैलकुलेट द ग्रॉस मार्जिन रेशियो ऑफ द कंपनी। अब ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए पहले तो क्या करना है जी, हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस नेट सेल्स, ये आपके कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गए यहाँ पे, ये आपकी नेट सेल्स आ गई, तो 4 लाख रुपए आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। फिर हम यहाँ पे इस फार्मूला में पुट इन करेंगे 4 लाख रुपए डिवाइडेड बाय 10 लाख, तो 0.4 और 40%, तो मतलब कंपनी जो है आपका ग्रॉस प्रॉफिट रेशो जो है, ग्रॉस मार्जिन रेशो इज़ 40%। मतलब आप हर जितनी भी इन्वेंट्री आप बेच रहे हो उसके एवज में आप 40% आप अपना प्रॉफिट बना रहे हो। मूविंग फर्दर जी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है, आपने अमूमन देखा होगा कि ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है एक बैलेंस अपना इनकम स्टेटमेंट में, तो ये उससे रिलेटेड ही है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो कहते हैं। इसका काम क्या है, टू मेजर द रिलेशनशिप बिटवीन टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड सेल्स। पर इसके तरीक़ेकार है, इसका थोड़ा सा लेंथी तरीका है। पहले तो हमने इसका फार्मूला देखना है। इसका फार्मूला इज़ ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इंटू 100। अब ऑपरेटिंग कॉस्ट कहाँ से निकालें जी, ऑपरेटिंग कॉस्ट आप निकालोगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस प्लस सेलिंग एक्सपेंस, ये आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट होगी। नेट सेल्स ही कैसे निकालेंगे आप, नेट सेल्स आप निकालेंगे सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, ये रहा जी, ठीक है। उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो कैसे निकालेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो निकालने के लिए हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स, ये वही आ गया, ये फार्मूला आ गया। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के लिए नेट सेल्स माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो जी यहाँ पे फार्मूला है, सी कंपनी हैज़ अ कॉस्ट ऑफ सेल्स ऑफ 7 लाख रुपये, COGS आपके पास आ गया, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस 3 लाख है, सेलिंग एक्सपेंस नहीं है, और नेट सेल्स 1.2 मिलियन है। तो हमने यहाँ पे वही पुट करना है फार्मूला, और हमें ये कह रहे हैं कि जी आप ऑपरेटिंग कॉस्ट हमें ऑपरेटिंग रेशो निकाल के दें। तो पहले तो हम ऑपरेटिंग कॉस्ट निकालेंगे। ऑपरेटिंग कॉस्ट की हमारे पास आ गई अपना COGS प्लस एडमिन एक्सपेंस, ये हो गया 10 लाख, 7 प्लस 3 10 लाख रुपए डिवाइडेड बाय 12 लाख रुपए जो कि नेट सेल्स है। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.833 और 83%, मींस आपकी जितनी भी अपना नेट सेल्स हो रही हैं, आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है दैट इज़ 83%, आप 17% उसके बाद बचा रहे हो, आप प्रॉफिट है मतलब। ओके जी, फिर हम आ जाते हैं नेट प्रॉफिट रेशो पे। नेट प्रॉफिट शोज द नेट रिटर्न ऑन सेल्स मेड बाय द एंटिटी, बाय द कंपनी, बाय द ऑर्गेनाइजेशन, और इसका फार्मूला है नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स। अच्छा, क्रेडिटर और इन्वेस्टर्स इसको अगर एनालिसिस करें तो कैसे यूज़ करते हैं। क्रेडिटर्स हम इसको, इन्वेस्टर्स जो है वो मेक श्योर करेंगे कि जी नेट प्रॉफिट रेशियो हाई हो, कि मतलब इतना उनके पास प्रॉफिट बचे ऑपरेटिंग कॉस्ट निकालने के बाद, हर चीज़ निकालने के बाद, कि वो डिविडेंड्स पे कर सकें। और क्रेडिटर्स कैसे यूज़ करेंगे, क्रेडिटर्स इसको, इस रेशियो को इस तरह से यूज़ करते हैं, वो देखते हैं कि जी जब डिविडेंड्स भी निकल जाएंगे, प्रॉफिट निकल जाएगा, क्या इनके पास इतना पैसा होगा कि वो हमें बाद में अपने लोन और उसके इंटरेस्ट वापस दे पाएँ या नहीं दे पाएँ। इसी तरह सी कंपनी हैज़ अ कॉस्ट ऑफ सेल्स ऑफ रुपीज़ 7 लाख रुपए और अदर एक्सपेंस ऑफ 3 लाख एंड नेट इनकम ऑफ नेट प्रॉफिट ऑफ नेट इनकम जी वो है नेट सेल्स ऑफ 1.2 मिलियन। तो नेट प्रॉफिट निकालने के लिए पहले तो हमने सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड करना है, ठीक है जी। सेल्स आपकी हैं, कॉस्ट ऑफ सेल्स आपकी 1.2 मिलियन हो गई, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और अदर एक्सपेंस हो गए 10 लाख, तो नेट प्रॉफिट आ गया 2 लाख। 2 लाख को आप डिवाइड करेंगे यहाँ पे नेट सेल्स के थ्रू, ये इस फार्मूला के तहत 1.2 मिलियन पे, तो ये आपका आ गया 0.16 और 17%, ठीक है। फिर जी हमारे पास ये लास्ट प्रॉफिटेबिलिटी रेशो है जो कि मैंने इसमें दिया, उसके ये है रिटर्न ऑन एसेट्स रेशो। मतलब कि आपने एक कंपनी में जो एसेट्स डाले हुए हैं और आपको कितना पैसा कमा के दे रहा है, अपना कितना आपको जो है आउटपुट वो एसेट्स दे रहे हैं। अब जैसे इलस्ट्रेशन है, टोटल एसेट्स ऑफ द कंपनी डी ऑन जुलाई 1, अब इन्होंने 2014-15 का फिजिकल ईयर उठाया है, 1 जुलाई से लेकर 30 जून 2015 तक। उसके आप बता रहे हैं एसेट्स जो है 21,32,000 और 23,43,000 रिस्पेक्टिवली, मतलब फर्स्ट ईयर एंडिंग, स्टार्टिंग एंड एंडिंग। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड जून जो है आपके पास इनकम जो है ये वो 2,13,000 की है। तो एवरेज एसेट्स निकालेंगे पहले हम, यहाँ 2.132 प्लस 2343,000 डिवाइडेड बाई 2, तो 22,83,000 के आपके पास आ गए एवरेज टोटल एसेट्स। और रिटर्न ऑन एसेट्स हम वही अपना फार्मूला डालेंगे, फार्मूला इज़ नेट इनकम डिवाइडेड बाय एवरेज टोटल एसेट्स, ठीक है। तो वो दैट इज़ 9.3%,
मतलब कि आपने 100% जितने आपने एसेट्स डाले हुए हैं उसका 9.3% आपके पास नेट इनकम आ रहा है। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमारा लेक्चर 8 का इख्तिताम होता है, बट